इंडिया के नेवल पावर में एक और एडिशन हुआ है और एक और मील का पत्थर कह सकते हैं। यदि आप देखोगे तो जो नेवी के अंदर जो सबमरीन है उसमें इंडिया के पास इससे पहले दो था। एक एनएस मतलब अरिहंत हो गया, अरिहंत। दूसरा अरिघट था, अरिघट। और अभी अभी हरिदमन को कमीशन किया गया है। अब हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 3 न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन है। दैट मीन्स ये है कि ये इसकी जो इंजन काम करता है उसमें एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू वो चलता है। इससे पहले यदि आप सबमरीन को देखोगे तो वो डीजल इंजन का सबमरीन होता था। तो डीजल और न्यूक्लियर में क्या होता है, जब आप डीजल इंजन का या इधर इस तरह का सबमरीन अब यूज करते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म तक अंडर वाटर रहने की क्षमता नहीं होती थी। लेकिन डीजल के लिए इसको कहा जाता है, एक होता है एयर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होता है, एक होता है एयर डिपेंडेंट होता है। एयर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में होता क्या है कि भाई उसे एयर को लेने के लिए उसे बार बार समय समय पे सरफेस पे वाटर के सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं होता है। तो न्यूक्लियर कैपेबल जो होता है ये सबमरीन। अब ये देखिए, ये हो गया आपका सबमरीन। ठीक, ये सबमरीन हुआ। यदि ये ये न्यूक्लियर एनर्जी से यदि ये रन करता है तो ये महीनों तक 1 मंथ एंड लॉन्ग उससे भी ज़्यादा तक ये क्या करेगा, पानी के अंदर रहेगा। इसे एयर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप डीजल इंजन की जो सबमरीन होती है तो उसे क्या होता है, डेली डेली उसे क्या होता है कि उसे सरफेस पे आना पड़ता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो इसे बोला जाता है एयर इंडिपेंडेंट मॉडल सबमरीन। तो अभी अभी इंडिया के ये अरिदमन को कमीशंस किया गया है। आप यदि देखोगे तो इंडिया को बोला जाता है न्यूक्लियर ट्राइडेंट कंट्री। न्यूक्लियर ट्राइडेंट क्या होता है, न्यूक्लियर ट्राइडेंट में होता है इंडिया की कैपेबिलिटी अब ये हो गई कि इंडिया कभी भी मतलब तीनों जगह से न्यूक्लियर वारहेड को छोड़ सकता है, लॉन्च कर सकता है। दैट मीन्स क्या हो गया, अंडर सी हो गया। ठीक, सी हो गया। उसके बाद आप देख लो, ये हो गया सरफेस, सरफेस और हो गया एयर। आप ये तीनों को देखोगे, आप यदि एयर में देखोगे तो इंडिया के पास क्या है, आपके पास हो गया Su-30 हो गया, मिराज हो गया। ठीक, राफेल हो गया। ये सब क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है। ये न्यूक्लियर वारहेड को ले जाकर दुश्मन कंट्री पे जाके ये उसे छोड़ने की, उसे लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। सरफेस में देखोगे तो इंडिया के पास जो अग्नि सीरीज का जो मिसाइल्स है, अग्नि सीरीज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसमें आता है। अब यदि देखोगे तो अग्नि सीरीज में इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है, अभी तक हम 5,000 5500 इतने किलोमीटर तक के रेंज को हम लोग ने कमीशंस कर रखा है, बना रखे हैं। और 10,000 किलोमीटर पे अभी काम चल रहा है। 10,000 किलोमीटर क्या हो गया, अग्नि 5 या 6 में आता है ये। इससे क्या होगा, इसको बोला जाता है कि ये जैसे कि 5,000 किलोमीटर या इससे प्लस ही 3,000 से अपर भी देखोगे तो वो हो जाएगा आईसीबीएम में आ जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दैट मीन्स ये मतलब एशिया कॉन्टिनेंट से अदर कॉन्टिनेंट पे इंडिया मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, उतनी कैपेबिलिटी है। तो एक तो अग्नि सीरीज की हो गया। अभी 10,000 प्लस बना लेंगे तो यूएस हो गया, ऑल चाइना का हर एक पार्ट तो आ ही जाएगा, रसिया तक आ जाएगा, यूएस तक भी पहुंच सकता है। तो अभी इस को कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में इंडिया लगा हुआ है, समझ गए। सी में देखोगे तो एसएसबीएन, जो ये न्यूक्लियर सबमरीन एसएसबीएन बोला जाता है इसे, ये क्या हो गया एसएसबीएन, सी सबमर्जेबल बैलिस्टिक 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 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, ये हो गया एसएसबीएन। ये होता है सी के अंदर इंडिया के पास है ही। यदि देखोगे तो जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसकी कैपेबिलिटी जो भी है वो है। उसके बाद आपके पास ये हो गया क्या, जो हाँ, ये सबमरीन सबमरीन में आप देखोगे
तो आपका पहला हो गया अरिहंत, अरिहंत क्लास का सबमरीन। ये तो आपने 2000 आई थिंक 2016 में इसको कमीशंस किया था। उसके बाद अरीघड़ देखोगे 2024 में कमीशन किया गया था। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जा सकता है। तो ये है। अब यदि देखोगे तो अरिदमन है जो अभी कमीशंस किया गया है, तो इसकी थोड़ी सी खासियत देख लेते हैं। और खासियत में क्या है इसकी, जो ये 7000 टन का है, ये सब दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हम इसके जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बताते हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, नेवल सिक्योरिटी के लिए और मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए। क्या इसका इम्पोर्टेंस है, जो सागर पॉलिसी है इंडिया का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, जो इंडिया का पॉलिसी है सागर को लेकर, उसका उससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो अरिदमन का ये हो गया। इसमें दो मिसाइल्स दो है, एक K4 है और K32 है। इसका क्या हो गया, K4 जो रेंज है वो 700 किलोमीटर के रेंज का है। ये हो गया 3500 किलोमीटर रेंज का, मतलब इतने किलोमीटर रेंज तक हम मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसको इंड्यूस किया गया, अरिदमन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इंडिया के ट्राइडेंट में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। यदि आप देखोगे ट्राइडेंट, न्यूक्लियर ट्राइडेंट में वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री है जो ट्राइडेंट है। उसमें कौन कौन से हैं, एक तो यूएस हो गया, दूसरा रसिया हो गया, तीसरा आप देखोगे तो चाइना है और चौथा फ्रांस है। ये 4 कंट्री है जो न्यूक्लियर ट्राइडेंट है, मतलब जिसकी कैपेबिलिटी है ये, मतलब तीनों जगह से न्यूक्लियर वॉरहेड को लॉन्च कर सकते हैं। और इंडिया पाँचवा इंडिया हो गया, जो इंडिया की कैपेबिलिटी भी यहाँ तक पहुँच गई है। समझ गए। यदि आप हम यदि सबमरीन की यदि क्या वो करें, कंपेयर करें अदर कंट्री से, तो यदि आप चाइना का सबमरीन देखोगे तो उसके पास 12 प्लस सबमरीन के लगभग है। अमेरिकन के पास तो है ही, ठीक, अमेरिकन के पास है ही, और उसके पास 50 के लगभग है, इससे ज़्यादा ही होगा सबमरीन है ना। ये न्यूक्लियर सबमरीन की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। और ये रीजनल फ्रिगेट क्लास देखोगे, या फिर जो डीजल से इंजन की जो सबमरीन है, जिसको आप देखो कलवरी क्लास में जो आता है, जो इंडिया और फ्रांस के जॉइंट प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट 75 से जो छः सबमरीन को बिल्ड किया गया था, वो सब डीजल्स इंजन के सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन में ये तीसरा ऐड हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इन भारत की जो ये क्यों ज़रूरी है, ये देखोगे यदि भारत का ये हो गया आपका जियोग्राफी। अब ये देखोगे इधर आपका ये अफ्रीका हो गया, सॉरी, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका ये हो गया मलक्का स्टेट हो गया। तो ये जो इंडियन ओशन है पूरा, इस इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए, अब यदि देखोगे तो यूएस का भी कमांड का जो नेम आया है, क्या है, इंडो पैसिफिक कमांड हो गया है, ठीक। पहले पैसिफिक कमांड था, पैसिफिक कमांड क्या है, इंडो, मतलब इंडियन ओशन का उतना इंपॉर्टेंस उसके टाइम में नहीं था, लेकिन अब देखोगे तो इंडो पैसिफिक कमांड आया है, तो इसको भी ऐड कर लिया है यूएस अपने में। दूसरा देखोगे ये जो रीजन है ऑयल के सप्लाई को लेकर, ये बहुत बड़ा रीजन है। अभी आप देख रहे हैं जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये हो गया, ठीक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ हो गया, ये तो रेड सी है, ठीक। तो इसको लेकर, तो इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए आपकी नेवी का स्ट्रांग होना, आपकी नवल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे का और सारे यदि रीजन देखोगे, तो एक तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर की जो अभी संख्या है 2 के लगभग एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एयरक्राफ्ट कैरियर आपको बिल्ड करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कंपटीशन है इधर साउथ चाइना सी के अंदर कंपटीशन है, और इंडियन ओशन में भी कंपटीशन है। इधर आप देखोगे तो चाइनीज़ का एक तरीके से डोमिनेंस, धीरे डोमिनेंस नहीं करेंगे, लेकिन इंटरवेंशन बढ़ता जाता है। आप यदि देखोगे तो आपकी जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस पर हमेशा जो चाइनीज़ का जो स्पाई शिप होता है वो आता रहता है, श्रीलंका के कोस्ट पे आता रहता है, स्पाई शिप आता रहता है। तो इससे आपकी जो भी मैपिंग होगा, जो भी आपका जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो भी इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका मैपिंग करता है, तो वो एक चैलेंज है। तो इस सब को बिल्ड करने के लिए इंडिया को नवल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, यदि आप पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहोगे, तो इसके लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, एक मलक्का स्टेट में ज़रूरत पड़ेगा, एक ज़रूरत पड़ेगा आपका इधर जो ये रीजन है मेडागास्कर वाला रीजन है, इधर ज़रूरत पड़ेगा, एक इधर ज़रूरत पड़ेगा,
ठीक, ये रीजन है। तो कम से कम पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगा। फिर यदि इंडिया यदि सुपर पावर आने वाले फ्यूचर में बनता है, तो उसके लिए आप अदर सेक्टर में भी जाओगे। जैसे कि आप इधर जापान में आप मलाबार एक्सरसाइज़ करते हो, आप इसको सिक्योरिटी जैसे वर्ल्ड का पावर जो जैसे बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता है, तो उस टाइम में नए-नए प्लेयर उभरते हैं, तो फिर सिक्योरिटी को लेकर होता है एक-दूसरे की सिक्योरिटी। जैसे जापान का हो गया, जापान के साथ आपकी यदि स्ट्रेटेजिक रिलेशन और बिल्ड होगा, जापान को आप सिक्योरिटी यदि फ्रंट पे नहीं आके इंटरनली आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएँगे, तो इसके लिए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, आपके नावल आपको सबमरीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर यदि आप चाहेंगे कि यहाँ पर साउथ चाइना सी में चाहेंगे यदि आप अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए भी आपको नेवल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबमरीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक? सबमरीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इधर यदि आप आसियान कंट्री को यदि एक चाइनीज़ डोमिनेंस से निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसा इसका एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक? उसके बाद यदि इंडियन ओशन के अंदर आप चाहेंगे अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। उसके साथ साथ यदि ये तो हो गया एक कह सकते हैं मिलिट्री टर्म्स में, या जो हार्ड पावर को आप शो करने के लिए। लेकिन सॉफ्ट पावर के टर्म्स में यदि देखोगे, तो ये सब पूरे रीजन जो भी है, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत वल्नरेबल रीजन है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस सब रीजन में क्या होता रहता है, साइक्लोन का भी इफेक्ट होता है, इधर भी साइक्लोन का भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक। मान लीजिए कहीं भी किसी तरीके का डिज़ास्टर आता है, ठीक, तो उस डिज़ास्टर के लिए आपको भी नवल नवल पावर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ास्टर्स से फाइट करने के लिए, या किसी भी अपने जो जो फ्रेंडली कंट्री है उसको मदद करने के लिए आपको वो नवल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। वहाँ के लोग आपको फिर चाहेंगे कि भाई इंडिया ही ऐसा देश था जो कि पहले फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया और हमें बचाया, तो उसके लिए नेवल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड चीज़ है, यदि फ्री ट्रेड, या जो कह सकते हैं यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, यदि आप से यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, उसमें यदि आप फ्री ट्रेड, या एक कह सकते हैं स्मूथ ट्रेड, जो किसी भी तरीके का डिसरप्शन नहीं हो, तो उसके लिए भी आपको नेवल पावर, मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेड हो रहा है गुड्स, अब मान लीजिए कि चाइनीज़ शिप यहाँ पे है और चाइनीज़ शिप किसी भी तरीके की यहाँ पर डिसरप्शन क्रिएट करेगा, तो उसमें उसको काउंटर करने के लिए आपकी नेवल स्ट्रांगनेस बहुत ज़रूरी है, जो भाई इंडियन ओशन की तरह किसी भी तरीके का आप बदमाशी मत करो, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद एक है रेड सी के अंदर, देख रहे हैं कि किस तरीके का अभी वर्ल्ड ट्रेड और कॉमर्स को किस तरीके से चैलेंज किया जाता है। एक तो पायरेसी का घटना है इधर वाले रीजन में, जो सोमालिया वाला रीजन है उसमें पायरेसी की घटना होती है, जो वर्ल्ड ट्रेड को क्या करता है, डिसरप्ट करता है। तो उसमें आपकी नावल स्ट्रांगनेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप पायरेसी को यहाँ पे एक शिप आप यदि फ्रिगेट हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ये यहाँ पड़ेगा, तो इस एरिया को काउंटर काउंटर करेगा, ठीक। तो उसमें नावल की भी स्ट्रांगनेस की ज़रूरत होगी। फिर उसके वजह से कि अभी वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स चेंज हुआ है, जिस तरीके से हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया गया है, हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया गया है, तो आप देख सकते हैं जो एक एक चॉक पॉइंट को ब्लॉक करने से आपकी इकोनॉमी पे किस तरीके का इफ़ेक्ट हो रहा है, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, माइग्रेशन हो रहा है, जो लेबर क्लास है वो माइग्रेट कर रहे हैं, जो शहर है जहाँ पे वो लेबर के लिए आए तो वहाँ से जा रहे हैं, गैस का दाम कितना बढ़ गया है। तो यदि आपका एक मिलिट्री इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रहता, तो मे भी हो सकता है आप डायरेक्ट वर्ल्ड को कहते जैसे भाई, यदि आपकी इकोनॉमी यहाँ पे इकोनॉमी यदि मान लीजिए 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी रहता है, या मिलिट्री आपका बहुत अभी जो स्ट्रांग है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यदि स्ट्रांग होता है, वर्ल्ड के अब सुपर पावर रहता है, अमेरिकन के से भी ऊपर रहता है, तो आप डायरेक्ट सीधा थ्रेट करते हैं वर्ल्ड की, तो भाई हमारी जो हमारा जो मतलब फ्री पैसेज है उसमें तो कोई डिसरप्शन करोगे नहीं, और हम जिससे तेल लेते हैं उस कंट्री को भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, वहाँ उसमें डिसरप्शन नहीं करोगे, कोई अटैक नहीं करोगे, यदि करोगे तो डायरेक्ट हमसे फाइट होगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके मसल्स पावर का स्ट्रांग होना चाहिए, मिलिट्री पावर का स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी नेवल पावर को स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक। आप जैसे देखते हैं कि यहाँ ये हो गया, ये हो गया सऊदी हो गया, यहाँ पे ये आप देखोगे ये हो गया यमन हो गया, और ये ओमान है, ये यमन हो गया, ओमान है, और यमन में जो हूती रेबल्स है, जो हूती रेबल्स है, ये पतला सा रेड सी है। अब रेड सी को समझते हैं, तो कभी कभार क्या करता है, यहाँ से कोई भी ट्रेड होता है तो उस पर क्या करता है, मिसाइल छोड़ देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ट्रेड को डिसरप्ट करता है। तो उस कंडीशन में आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इस एरिया को। तो इसके लिए आपको वो ज़रूरी है।
मिलिट्री और नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप में। ठीक, उसके बाद देखो जो आपका कह सकते हैं जो सागर पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, फिर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक है, इंडियन ओशियन कमीशंस है, आईआरसी है। बहुत सारे ऐसे मतलब ग्रुप है जिसमें कि आप इंडियन ओशियन के अंदर हर एक कंट्री को एक एश्योरेंस देते हैं कि जो भाई आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मतलब इस रीजन में किसी भी तरीके का डिसरप्शंस नहीं होगा। ठीक, अभी आपको सिंपल सी एक बात बता रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, इंडिया कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन एक एक वर्ल्ड में तो ये तो मैसेज आया है आपका ईरान से अभी आया हुआ था, एक यहाँ पे विशाखापत्तनम में एक तरीके से एक्सरसाइज के लिए आया था। एक्सरसाइज करने के बाद ये यहाँ से निकला, आपके मान लीजिए ठीक है, आपके टेरिटोरियल वाटर से निकल गया, आपके ईईजेड से निकल गया, वो इंटरनेशनल वाटर में आ गया। इंटरनेशनल वाटर में क्या होता है ना, फिर उस पर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता, इंटरनेशनल वाटर में आ गया। और वहाँ पे अमेरिकन जो नव अमेरिकन शिप जो था, अमेरिकन सबमरीन जो था, उसे ठोक दिया। इट इज़ जस्ट क्या हो गया, आपकी जो इमेज को एक तरीके से डेंट लगा है। मे बी आप इसको मतलब एक्सेप्ट ना करें, लेकिन डेंट तो लगा है ना। लेकिन यहीं पे यदि आप रहते हैं, इंडिया यदि स्ट्रांग रहता, इंडिया और स्ट्रांग रहता, तो इंडिया डायरेक्ट कहता है कि भाई ये डियागो गार्सिया है, डियागो गार्सिया है ना, डियागो गार्सिया में किसका अभी ये मतलब कंट्रोल है, अमेरिकन और ब्रिटिश का क्या है, अमेरिकन और ब्रिटिश का यहाँ पे बेस है। हाँ, और डियागो गार्सिया है किसका, सेशल्स का ही है ना, यहाँ पे जो कंट्री है आई थिंक सेशल्स का ही है। सेशल्स का ही आइलैंड है। इंडिया डायरेक्ट सेशल्स को बोलता है जब भाई इंडियन ओशन के अंदर हमारे घर के पास है, इसका क्या काम है, इसको हटाओ यहाँ से, हमको तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करें, हम इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अमेरिकन ब्रिटिश को बोलता है चलो भाई अपने खाली करो, यहाँ से जाओ, ये इंडियन ओशन मेरे बाप का है और इसमें किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। इंडियन ओशन में ये हमारी है। अरे आपके मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और आपके घर के सामने में ये तालाब है, तो ये तालाब पे आप कंट्रोल किसका होना चाहिए, आपका होना चाहिए कि दूसरे का होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा कोई, यहाँ पे आके नूरा कुश्ती करेगा, यहाँ पे आके कोई मतलब मान लीजिए कोई किसी भी तरीके का हथियार रखना स्टार्ट करेगा, तो आप बोलेंगे ना भाई छोड़ो, ये हमारे घर के आगे है, यहाँ पे बदमाशी मत करो। तो ये सब करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और नेवल पावर स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा, तो नेवल पावर स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा, तो दो तरीके से होगा। एक तो होगा टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, R&D से आएगा। दूसरा क्या होगा, बजट से। ठीक, बजट से होगा। यदि इसमें यदि आप आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, यदि डिपेंडेंट रहते हैं वर्ल्ड के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा नहीं, तो उससे आपका स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगा। तो R&D को आपको बढ़ाने की ज़रूरत होगी और बजट को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। बजट में जैसे अभी अ, आप जितना जैसे कि अभी इंडिया का बजट बढ़ा है मिलिट्री बजट, और मिलिट्री बजट में भी आपको ये करना पड़ेगा जब भाई नेवल को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत पड़ेगी, एयरफोर्स को ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत पड़ेगी, सब में एक इंटीग्रेटेड R&D करने की ज़रूरत पड़ेगी, सबके अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये जो इंटरनेशनल ये जो है थिएटर कमांड क्या है, थिएटराइजेशन ऑफ मिलिट्री क्या होता है, वही होता है ना भाई, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे, जो एक साथ मिलकर अटैक करेगा तो उसमें इफिशियंसी ज़्यादा आएगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो बेटर होगा। तो ये चीज़ है, तो इंडिया का ये अरिदमन को इंडिया मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए कमीशंस का करने से इंडिया के नेवल पावर पे और स्ट्रांगनेस आएगा। ठीक, तो इससे आपका सॉफ्ट पावर और जो हार्ड पावर है दोनों को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। और आने वाले टाइम में और हमें इस तरह की सबमरीन को और बिल्ड करने की ज़रूरत है, तभी हम वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनेंगे। सो ऑनली दिस इज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।